यस मैम आ रही है। Alright. So yesterday we were discussing hierarchical model. हमने देखा that what is the concept of hierarchical model. Hierarchical model का structure क्या होता है, ऊपर जो nodes होते हैं वो parent nodes होते हैं और जो सब nodes होते हैं वो children nodes, उनको हम बोलते हैं child nodes बोलते हैं। और data जो है एक tree structure में represent किया जाता है। तो हमने उसकी एक बेसिक डेफिनेशन और स्ट्रक्चर देखा था। आज हमने ये देखना है कि एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में तो उसको हायरार्किकल व्यू में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और इसको पढ़ के आना। तो किसी ने किया है रीड किस तरह से व्यू में डाला हुआ है? यस मैम। और विनीत भी थी कल लेक्चर में, और कौन कौन था? जसकिरण भी थी शायद। हाँ मैम। पढ़ा है? हाँ जी मैम। ओके। ये रेडमी 9 है, कौन है? सिमरन है? मैम मैं हूँ खुशी शर्मा। ओके ओके ठीक है। सुबह के लेक्चर्स क्यों नहीं लगाए बाकी सबने? जसकिरण का तो मुझे पता है, बाकी चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। अब जैसे हमारा ये जो है सप्लायर रिकॉर्ड है, राइट? तो हमारे पास सप्लायर रिकॉर्ड है जिसमें S1, S2, S3 जो है सप्लायर की आईडीज हैं, यूनिक आईडीज हैं, जिनसे हम जो रोज को है यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? S1 उसका नेम सुनीत है, हो सकता है किसी और का भी सप्लायर का नेम सुनीत हो या किसी और का भी अंकित हो। तो आईडी हमेशा हम लिखते हैं जैसे आपका रोल नंबर होता है, ताकि जो हम डाटा है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि रोल नंबर या आईडीज कभी भी सेम नहीं होती है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास पार्ट नंबर है, वो पार्ट वाला जो रिकॉर्ड्स हैं उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एंड देन वी हैव शिपमेंट रिकॉर्ड्स। अब जो शिपमेंट रिकॉर्ड्स है सप्लायर और पार्ट रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। जो सप्लायर 1 है उसने P1 पार्ट को बेचा है और उसकी 250 क्वांटिटी बेची है। सप्लायर 2 ने P2 पार्ट को बेचा है, 300 क्वांटिटी बेची है। और सप्लायर 1 ने 3 पार्ट्स को बेचा है और 500 क्वांटिटी बेची है। सप्लायर 2 में पार्ट 1 बेचा है, सप्लायर 2 ने पार्ट 2 भी बेचा है और सप्लायर 3 ने पार्ट 2 बेचा है, ठीक है? तो शिपमेंट रिकॉर्ड इसमें हमें दिखाए गए हैं। अब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से इसको एक मिनट। So we assume that each row in supplier table is identified by unique supplier number। जो मैंने आपको बताया supplier table में S नंबर है, supplier नंबर, जो सभी rows को uniquely identify करता है। फिर उसके बाद है likewise each part has unique part number। जो part वाला टेबल है उसमें हर एक के पास अलग part number है। Also assume that no more than one shipment exists for a given supplier part combination in a shipment table। shipment table में ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें शिपमेंट और पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट हो रहा है। जैसे अगर S1 ने P1 की 250 क्वांटिटी बेची है तो S1 P1 का कोई और पेयर नहीं है। S1 ने पार्ट 2 बेचा है, S1 ने पार्ट 3 बेचा है, बट दोबारा से S1 ने P1 मतलब रिपीट नहीं हुआ है, एक ही बार में लिखा हुआ है कि S1 सप्लायर ने पार्ट 1 250 क्वांटिटी बेची है, ठीक है? तो उसके बाद अब इसका हायरार्किकल व्यू क्या होगा ये हमने देखना है। The hierarchical view for the supplier parts database in figure 3.4 shows a possible hierarchical view for the supplier or parts database। जो ऊपर supplier और parts वाला database है उसका hierarchical view यहाँ पर हमें show किया गया है। The figure 3.4 shows the individual 4 trees। उन्होंने क्या किया है, जो shipment table में हमारे पास relationship थे उसको tree की form में represent किया गया है, जिसमें कि उन्होंने parent जो ऊपर वाले नोड्स हैं वो पार्ट वाले टेबल में से लिए हैं, और वो पार्ट वाले टेबल का किस सप्लायर के साथ रिलेशन है, कौन कौन से सप्लायर ने वो पार्ट्स को बेचा है, वो उन्होंने चिल्ड्रन लिए हैं। पार्ट को सुपीरियर नोड रखा है और शिपमेंट को जो जूनियर नोड है या चाइल्ड नोड है वो उन्होंने कंसीडर किया है। सो द ट्री स्ट्रक्चर हैज पार्ट रिकॉर्ड सुपीरियर टू सप्लायर रिकॉर्ड। उन्होंने क्या किया है, जो पार्ट रिकॉर्ड है
उसको ऊपर रखा है और सप्लायर के जो रिकॉर्ड है उनको नीचे रखा है। डिटेल में बनाने से पहले कोई मुझे, जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है, एक रूट थी, उसके बाद हमारे पास C1 C2 C3 कस्टमर थे और उन्होंने कौन कौन सा लोन लिया था उसको इस तरह से हमने ट्री स्ट्रक्चर में डिवाइड किया था। सो ये करने से पहले, रिकॉर्ड लिखने से पहले, इसका पहले मुझे वो बताओ, ट्री स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा। कोई बता सकता है मुझे इसका ट्री स्ट्रक्चर क्या बनेगा? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। मैम बताओ। पहले रूट आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रूट। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा जो पार्ट टेबल है उसको हमने क्या बनाना है, पेरेंट बनाना है। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं? 4 है ना? मैम कि 3 है? 4 4 है। 4 P1 P1 P2 P2 P3 P4 P3 P4 एंड P4, ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स। अब हम शिपमेंट टेबल में देखते हैं, शिपमेंट टेबल में जो पार्ट 1 है वो किस किस ने सप्लाई किया। एक तो पार्ट 1 सप्लाई किया S1 ने, S1 ने और S2 ने। S2 ने, राइट। तो हम लिख देंगे पार्ट 1 के नीचे 2 चिल्ड्रन है, इसने 2 सप्लायर्स हैं इसके, S1 एंड S2, ऑलराइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे P2 को किस किस ने सप्लाई किया। S1 ने किया, S2 ने किया, S3 ने किया, तीनों ने ही किया। तो P2 के चिल्ड्रन हो गए S1, S2 एंड S3, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट 3 है उसको किसने सप्लाई किया, उसको पार्ट 1 ने ही सप्लाई किया, और पार्ट 4 का कोई शिपमेंट रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है, पार्ट 3 को किसने किया, S1 ने। तो अगर हम ओवरऑल एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये हमारा हायरार्किकल ट्री बनता है इस डाटाबेस का। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। तो अब इसी को ही उन्होंने क्या किया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने P3 उठाया, P3 के जो भी रिकॉर्ड्स थे इसके साथ ही लिख दिए, जो भी पार्ट नेम, क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लिखी, जो मतलब पार्ट वाले रिकॉर्ड के डेटाबेस का डाटा था वो उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके नीचे ब्रांच के साथ कनेक्टेड है S1 जो सप्लायर का रिकॉर्ड है, सप्लायर नेम, स्टेटस, सिटी, प्लस यहाँ पे उन्होंने एक क्वांटिटी भी लिख दी कि P3 जो पार्ट है S1 ने कितना बेचा। कितना बेचा हम यहाँ पर देख लेते हैं। P3 S1 ने बेचा 500, तो उन्होंने यहाँ पर क्वांटिटी भी लिख दी है 500। ठीक है, बाकी यहाँ पे उन्होंने वही रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं जो पार्ट और सप्लायर के रिकॉर्ड्स हैं। तो एक हमारी ये ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से P2 की अलग ट्री बनाई हुई है और P1 की अलग ट्री बनाई हुई है। तो ये जो, और P4 की जो ट्री होगी वो खाली होगी। P4 का सिर्फ P4 का रिकॉर्ड होगा क्योंकि उसका आगे कोई सप्लायर चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया हुआ है, डिटेल में हमारा हायरार्किकल व्यू बनाया हुआ है। तो अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले वही देखो, पहले डायग्राम देखो फिर ऊपर का स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास, उन्होंने क्या किया है, P3 देखो, ऊपर P3 लिखा है और उसका चाइल्ड कौन सा था, S1 ही था ना। P3 को S1 ने ही सप्लाई किया, तो P3 का नाम था स्क्रू, कलर ये जो भी इसका ये 17 स्टेटस या कुछ भी, और सिटी, जो मतलब पार्ट के रिकॉर्ड थे पार्ट टेबल के, वो यहाँ पे लिख दिया और उसको ब्रांच के साथ कनेक्ट कर दिया। और सप्लायर नीचे लिख दिया उसके, S1 सुनीत 20 जो भी उसका स्टेटस, सिटी, और 500 क्वांटिटी उन्होंने सप्लायर ने पार्ट 3 की बेची है। तो हम यहाँ से बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं ना इसको। इसी तरह से आप दूसरा ट्री देखो, ये रहा P2 का ट्री। P2 की सारी फील्ड्स ऊपर लिखी हुई हैं, प्लस P2 को किस किसने सप्लाई किया, S1 ने, S2 ने और S3 ने, प्लस उनकी डिटेल्स, प्लस लास्ट कॉलम में उनकी क्या लिखी हुई है, यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है। इसी तरह से P1 को किन 2 सप्लायर्स ने सप्लाई किया, P1 को सप्लायर 1 और सप्लायर 2 ने सप्लाई किया और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है। प्लस P4 जो है वो अकेला ही है, उसका कोई टेबल, मतलब उसका कोई चाइल्ड नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। मैम यस मैम। सो अब हम, मैंने जो आपको ये हिंदी में बताया वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ये डायग्राम। सो द ट्री स्ट्रक्चर हैज पार्ट रिकॉर्ड सुपीरियर टू सप्लायर रिकॉर्ड। पार्ट रिकॉर्ड हमारे पेरेंट हैं, सप्लायर रिकॉर्ड हमारे चिल्ड्रन हैं, तो पार्ट रिकॉर्ड सुपीरियर है। दिस is that is parts form the parent and supplier forms the children. Part parent है, supplier children है।
Each of the 4 trees in figure 3.4 consist of 1 part record occurrence. एक पार्ट के रिकॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग उन्होंने सप्लायर्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं टुगेदर विद अ सेट ऑफ सबऑर्डिनेट सप्लाई रिकॉर्ड अकरेंसेस। एक पार्ट उठा के उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी सप्लायर रिकॉर्ड अकर हो रहे हैं उनको ट्री की फॉर्म में यहाँ पर शो किया गया है। There is one supplier record for each supplier of a particular part. हर एक सप्लायर का अपना अपना रिकॉर्ड लिखा हुआ है, पूरा पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ ना, उसका नेम, उसका स्टेटस, उसकी सिटी और क्वांटिटी शिपमेंट टेबल से उठाई हुई है। तो हर एक सप्लायर का उसका रिकॉर्ड साथ में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर S3 की बात अगर की जाए तो सप्लायर S3 में 300 क्वांटिटीज बेची हैं पार्ट P2 की, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि S3 की 300 क्वांटिटीज पार्ट 2 ने बेची हैं। Note that the set of supplier occurrences for a given part occurrence may contain any number of members including 0. वो कह रहे हैं कि हर एक पार्ट के लिए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे पार्ट 3 का 1 सप्लायर है, पार्ट 2 के 3 सप्लायर्स है, पार्ट 1 के 2 सप्लायर और पार्ट 4 का कोई भी सप्लायर नहीं है। तो 0 से लेकर कोई भी नंबर ऑफ सप्लायर उसके हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हमारा पहले जो डेटा है वो क्या है। हो सकता है और सप्लायर्स ऐड हो जाएं, ठीक है, तो हमारे नीचे ऐसे सप्लायर्स ऐड होते जाएंगे। और उसके बाद पार्ट P1 इज सप्लाइड बाय 2 सप्लायर्स S1 एंड S2, जो यहाँ पर राइट साइड पे ये वाला बना हुआ है, ठीक है। अग्रीड S1 और S2 पार्ट P1 को सप्लाई करते हैं। पार्ट 2 जो है वो सप्लाई किया जाता है 3 सप्लायर्स की तरफ से, S1, S2 एंड S3, और जो पार्ट 3 है वो एक सप्लायर ने जो है सप्लाई किया और पार्ट 4 किसी ने भी अभी तक सप्लाई नहीं किया है। तो उस डेटा को हायरार्किकल व्यू में हम इस तरह से लिख सकते हैं। एंड वेन एवर यू राइट अ मॉडल, जब भी आपने कोई डायग्राम बनाना है, कोई मॉडल बनाना है, तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है ना कि जो डायग्राम उन्होंने लिखा है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी होती है। तो हमेशा जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं उस फिगर को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर हो गया हायरार्किकल मॉडल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑपरेशंस ऑन हायरार्किकल मॉडल। अब अगर हमारे पास डेटाबेस है, अब उस पे हमें ऑपरेशंस भी तो लगाने होते हैं ना। हम उसके ऊपर इंसर्ट भी करना चाहेंगे डाटा। हम हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करना चाहे और पार्ट्स ऐड करना चाहे, तो वो हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसको अपडेट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, तो वो उसके बारे में हमने पढ़ना है कि क्या क्या ऑपरेशंस हम हायरार्किकल मॉडल पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। पहले इतना पैराग्राफ पढ़ो कोई भी, बप्रीत पढ़ना। There are 4 basic operations: insert, update, delete, and retrieve that can be performed on each model. Now we consider in detail that how these basic operations are performed in a hierarchical database model. Insert operation. It is not possible to insert the information of the supplier, example S4, who does not supply any part. This is because a node cannot exist without a root. Since a part P5 that is not supplied by any supplier can be inserted without any problem because a parent can exist without any child. So we can say that insert and normally exists only for those children who has no corresponding parents. ध्यान से पढ़ो इसको। समझ आया किसी को ये क्या बोल रहे हैं? रीड करो दोबारा, एक एक लाइन का मतलब समझ लो। मैम जो सप्लायर 4 है उसने कोई भी पार्ट सप्लाई नहीं किया है, तो मैम इसमें ये बताया है कि जो अगर हमने उसमें कुछ ऐड करना है, जो हायरार्किकल मॉडल है, तो उसमें हम खुद से जब ऐड करेंगे तो हम उसमें सप्लायर नहीं ऐड कर सकते, बल्कि क्योंकि उसका कोई रूट नहीं है, पर लेकिन हम P5 को
अगर कोई एक्स्ट्रा जैसे पार्ट आ जाए P5, उसे हम सप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो पेरेंट है। ओके, अ, तो कहने का ओवरऑल मतलब क्या है कि हायरार्किकल मॉडल में बिना पेरेंट के आप चिल्ड्रन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस हायरार्किकल मॉडल में पार्ट जो टेबल है उसको हम पेरेंट मान के चल रहे हैं और जो सप्लायर टेबल है उसको हम चाइल्ड मान के चल रहे हैं। तो जब तक पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तब तक हम सप्लायर या चिल्ड्रन मतलब उसका चाइल्ड ऐड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर पेरेंट नहीं होगा तो चाइल्ड कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, तो वो वहां पर इशू आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने सप्लायर को क्या माना है, चाइल्ड माना है, तो हम यहाँ पर S4 नहीं ऐड कर सकते क्योंकि S4 का कोई पेरेंट ही नहीं है। यहाँ पर शिपमेंट रिकॉर्ड में जब तक S4 का पार्ट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं आ जाता हम अकेला S4 यहाँ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर S4 ऐड, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि S4 सप्लायर जो है कोई भी इनमें से जो पार्ट है सप्लाई नहीं कर रहा है। अगर हम हायरार्किकल व्यू में देखें तो कोई भी, या फिर अगर तो हम शिपमेंट रिकॉर्ड में ऐड करें कोई भी ऐसा पेयर जिसमें हमारे पास S4 जो है वो किसी पार्ट को सप्लाई कर रहा है, तो फिर तो हमें S4 ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऐसा शिपमेंट रिकॉर्ड नहीं है हम अकेला S4 ऐड नहीं कर सकते। बट इसका उल्टा जो हमारे पास पार्ट रिकॉर्ड्स हैं, पार्ट रिकॉर्ड क्या है, हमारे पास पेरेंट है ना, तो जो हमारा पेरेंट टेबल है उसमें हम नया रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट जो पार्ट टेबल है हमारा वो पेरेंट है। हम एक नया पेरेंट बना सकते हैं, हो सकता है वो खाली हो जैसे हमारा P4 है, हो सकता है वो वैसे खाली हो जैसे P4 पड़ा, ऐसे ही यहाँ पर हम P5 का रिकॉर्ड लिख देंगे यहाँ पर, तो वो हम लिख सकते हैं। लेकिन हम S4 कहीं पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि S4 कौन सा पार्ट अप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ना वो P3 के अंडर आएगा, ना वो P2 के अंडर आएगा, ना वो P1 के अंडर आ सकता है, ना P4 के अंडर आ सकता है, तो वो जाएगा कहाँ, तो हम उसको कहीं भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर P5 का एक नया खाली रिकॉर्ड जरूर ऐड कर सकते हैं हायरार्किकल मॉडल में। ठीक है, तो इंसर्शन में हायरार्किकल मॉडल में ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो हम ऐड कर रहे हैं या तो उसका पेरेंट हो, बिना पेरेंट के हम कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? यस Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, अपडेट ऑपरेशन, खुशी पढ़ो। Update operation. Suppose we wish to change the city of supplier wait, S1 from Kharjan. हाँ बोलो। Suppose we wish to change the city of supplier S1 from Kharjan to Jalandhar, then we will have to carry out two operations such as searching S1 for each part and then multiple updations for different occurrences of S1. But if we wish to change the city of part P1 from Kharjan to Jalandhar, then these problems will not occur because there is only a single entry for part P1 and the problem of inconsistency will not arise. So, we can say that update anomalies only exist for children, not for parents, because children may have multiple entries in the database. तो जब हम इंसर्ट की बात करते हैं तब हमारे पास क्या अनोमली आई थी, अनोमली मतलब क्या प्रॉब्लम आई थी कि हम चिल्ड्रन अकेले नहीं इंसर्ट कर सकते जब तक उनका पेरेंट नहीं है, पेरेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अपडेशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो कह रहे हैं सपोज मुझे S1 की सिटी जो है कादियां से जलंधर चेंज करनी है। अब क्या है, S1 मेरा P3 का भी चाइल्ड है, ठीक है, S1 मेरा P2 का भी चाइल्ड है और S1 P1 का भी चाइल्ड है, तो S1 तीन जगह है ना, तो अगर हमने यहाँ पर चेंजेस करने होंगे तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, इस ट्री में भी चेंज करना पड़ेगा और ये P1 वाले ट्री में भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ गई, एक जगह पे हमारे पास डाटा नहीं पड़ा, तीन जगह पे पड़ा है क्योंकि वो तीन जनों का चाइल्ड है। ठीक है ना, तो अपडेट करने में हमें इश्यू आएगा। लेकिन जब हम पेरेंट का डाटा अपडेट करेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम P1 का सिटी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर कादियां से जलंधर करना चाहते हैं, तो P1 तो एक ही जगह पे पड़ा है ना, उसके बस चिल्ड्रन मल्टीपल है, P1 का एक ही रिकॉर्ड है क्योंकि वो पेरेंट है, तो वहां पे हम चेंज करेंगे तो हमारे पास कंसिस्टेंसी वाली इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हम चिल्ड्रन का डाटा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन जो है मल्टीपल हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास अपडेशन करने में इश्यू आएगा।
क्लियर हो गया कि जो S1 है वो फैला हुआ है, वो P3 वाले ट्री में भी है, P1 वाले ट्री में भी है और P2 वाले ट्री में भी है। हमें तीनों जगह अपडेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही वो अगर 100 जगह होगा तो 100 जगह अपडेशन करनी पड़ेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपडेशन में। तो पेरेंट की अपडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें चिल्ड्रन की अपडेशन में प्रॉब्लम हो सकती है इनकंसिस्टेंसी की। क्लियर? मैम हाँ जी। मैम जैसे इस टेबल में हायरार्किकल में हाँ जी। सिर्फ उन्होंने पार्ट्स को लिया है पेरेंट्स, तो हम सप्लाईज को भी तो पेरेंट्स ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, ये एक व्यू है, हमारी मर्जी है हम उसको क्या व्यू बनाना चाहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको एंड में बोलना था कि इसका उल्टा करके आना, कल आप सप्लायर्स को पेरेंट और पार्ट को वो बना के आना चिल्ड्रन। पर प्रॉब्लम्स तो वही रहेंगी ना, अगर पार्ट चिल्ड्रन बन जाएंगे तो फिर पार्ट्स में अगर कोई अपडेशन करनी है तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले हम सप्लायर का डाटा नहीं ऐड कर सकते थे, फिर हम पार्ट्स का डाटा नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि उसका कोई सप्लायर नहीं होगा, जब तक पेरेंट नहीं होगा हम ऐड नहीं कर पाएंगे। इश्यूज तो सेम रहेंगे, इसका उल्टा हम कर सकते हैं। हायरार्किकल व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, हमने किसको पेरेंट बनाना है किसको चाइल्ड बनाना है। आप इसका उल्टा कर लेना। ओके मैम। ठीक है, आगे रीड करो डिलीट ऑपरेशन, कोई भी रीड कर दो। विनीत आप रीड कर दो। डिलीट ऑपरेशन। कोई भी कर दो। Delete operation. In hierarchical model, quantity information is incorporated into supplier record. Hence, the only way to delete a shipment or supplied quantity is to delete the corresponding supplier record. But such an action will lead to loss of information of the supplier, which is not desired. For example, supplier S2 stops supplying 250 quantity of part P1, then the whole record of S2 has to be deleted under part P1, which may lead to loss of information of supplier. Another problem will arise if we wish to delete a part information and that part happens to be only part supplied by some supplier. In a hierarchical model, deletion of parent causes the deletion of child records also. And if the child occurrence is the only occurrence in the whole database, then the information of child records will also lost with the deletion of the parent. For example, if we wish to delete the information of part P2, then we also lost the information of S3, S2, and S1 supplier. The information of S2 and S1 can be obtained from P1, but the information about supplier S3 is lost with the deletion of record for P2. राइट। तो जब हम डिलीट ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर हम एक जगह से डेटा डिलीट करेंगे, अगर हम एक जगह से रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे तो वो बाकियों के लिए भी डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ P3, हमें पार्ट 3 का जो सप्लायर है उसको डिलीट करना है, तो जी हमने चलो S1 सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो फिर P2 और P1 S1 का डेटा कहाँ से लेगा, राइट? तो डिलीट ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, हम कुछ पार्ट डिलीट करना चाहते होते हैं लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन ही हमारी लॉस हो जाती है, राइट? हो सकता है हम पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं, पार्ट का डाटा डिलीट करना चाहते हैं कि ये अब हमने नहीं बेचना, तो हमने क्या किया, पार्ट का डाटा डिलीट कर दिया जो कि है हमारा पेरेंट। सपोज हमने P2 डिलीट कर दिया, जब हम पेरेंट डिलीट करेंगे हायरार्किकल मॉडल में, तब हमारे पास उसके चिल्ड्रन भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अगर हम P2 डिलीट करेंगे तो साथ में S1, S2 और S3 का डाटा भी डिलीट हो जाएगा। अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो फिर हम इसको कहाँ से रिट्रीव करेंगे? हाँ, हो सकता है क्योंकि P1 के पास अभी S1, S2 का इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, तो P1 से हमें S1, S2 का रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन S3 का क्या, वो तो परमानेंटली डिलीट हो गया ना, उसको हम रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। सो डिलीशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हो सकता है हम कुछ पार्ट डिलीट करना चाहें लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। यही कहानी इस पूरी एग्जाम्पल में लिखी हुई है। ठीक है, आगे लिखो, आगे देखो रिकॉर्ड रिट्रीवल। Record retrieval methods for hierarchical model are complex and asymmetric, which can be clarified with the following queries. हमने ये क्वेरीज नहीं करनी है, आप इतने पढ़। रिकॉर्ड रिट्रीवल क्या होता है ये आपको पता ना, कि रिकॉर्ड को असेस करना, उसमें से डेटा असेस करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे इसमें एम्बिग्यूटी ऐसे हो सकती है कि हमें सप्लायर 1 का रिकॉर्ड चाहिए,
तो हम वो P1 से भी मांग सकते हैं, P2 से भी मांग सकते हैं, P3 से भी मांग सकते हैं। तो हमें वो मैच करवाना पड़ता है पहले कि क्या P1 के पास इसका डाटा है, जिसका डाटा है वो हमें दे दो। तो रिकॉर्ड रिट्रीवल में भी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, बट इसको इतना डिटेल में हमने अभी क्वेरीज में नहीं जाना है। जब हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी, 1 यूनिट खत्म होगी ना, उसके बाद हम MySQL स्टार्ट करेंगे। अब आपको हायरार्किकल मॉडल का कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल और इंसर्ट, अपडेट और डिलीट में क्या इश्यूज आते हैं, ये क्लियर हो गया? यस मैम। सो इन्हीं प्रॉब्लम्स Yes. की वजह से हमारे पास आगे और अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस की डाटा मॉडल्स आए। अब रिसेंटली जो हम यूज कर रहे हैं वो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल है, जो MySQL में हम यूज करते हैं। अब आगे इसके बाद हमने अब डिस्कस करना है नेटवर्क मॉडल, और उसके बाद हमारा रिलेशनल मॉडल आएगा। आज का लेक्चर क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ठीक ma'am. है, अब नेक्स्ट लेक्चर 1:30 पे ज्वाइन करना। थैंक यू। ओके मैम। ओके, बाय मैम। बाय। Ma'am, bye, ma'am.